गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर किया है और आप लोगों ने बहुत मेहनत लेकर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी चैप्टर था एकदम परफेक्ट बनाया है। ठीक उसी तरह इस हफ्ते का हमारा टारगेट, हमारा मोटो, हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा ना वो हमारे बैलेंस शीट के प्रॉब्लम हम लोग एकदम मतलब सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। तो कल एक वीडियो बनाया था वर्किंग नोट का, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद हम लोगों ने अभी आज के जो भी अगले वीडियो होंगे, आज के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कुछ वीडियो आएंगे वो वीडियो होंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट के प्रॉब्लम की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के दिमाग में मतलब तय होनी चाहिए कि सबसे पहले आप लोग ये प्रॉब्लम नोटबुक में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कामकाज ज़्यादा है, बाकी ये तो प्रोसेस वही है जो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के वक्त की थी। तो आप लोगों को ये सबसे पहले प्रॉब्लम आपके नोटबुक में लिखना है, उसके बाद आप लोगों को ये एडजस्टमेंट लिखनी होंगी और उसके बाद आप लोगों को ऐसे वर्किंग नोट बनाना है। जैसे कि वर्किंग नोट का अलग सा वीडियो कल बनाया था हम लोगों ने, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो ये वर्किंग नोट जब तक आप लोग नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों का प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। फिर उसके बाद ये फॉर्मेट आएगा, बराबर है। तो एक पेज पे आप लोगों को सिस्टमैटिकली बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये ऐसा होगा आप लोगों के सामने, और आप लोगों के ग्रुप पे भी मैंने सिस्टमैटिकली वो फॉर्मेट भेजे। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को एक पेज पे लिखना है। तो यहाँ से आप लोगों का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। कहाँ से? यहाँ से। तो आप लोगों का फॉर्मेट एक पेज के ऊपर लिखने के बाद आप लोगों को बाद में क्या करना है, प्रोसेस ऐसे शेड्यूल्स बनाने होंगे। कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल आएंगे आपने कितने 1 to लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक आप लोगों को आपके शेड्यूल्स बनाने होंगे। तो ये प्रोसेस आप लोगों को करनी होगी। एक दो प्रॉब्लम स्टार्टिंग वाले जो होंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा नहीं आएगा, ये भूल जाओ आप लोग। लेकिन आप लोग अगर कंटिन्यूसली ये वीक देखोगे ना, कंटिन्यूसली ये वीक के वीडियो अगर आप लोगों ने देखे, जो जो बातें मैंने आप लोगों को प्रोसेस करने के लिए बोले हो उसी दिन आप लोगों ने कंप्लीट की, तो डेफिनेटली ये चैप्टर के अंदर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम हम लोग एकदम सिस्टमैटिकली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को हर एक बात समझ में आ जाए। ओके, तो जैसे बैलेंस शीट का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम आता था, वैसे ही आप लोगों के सामने बैलेंस शीट का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। और ये एटोनॉमस का क्वेश्चन पेपर है। 2018 के अंदर ये एटोनॉमस के अंदर ये क्वेश्चन पेपर आया था। 2018 का ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आप लोगों के सामने। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द आरसीसी बैंक लिमिटेड। आज हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन बैंक कौन सी है? आरसीसी बैंक लिमिटेड। और कब बनानी है? 31 मार्च 2008। ओके, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के वक्त ये नाम दिया जाता था, वैसे ही बैलेंस शीट के वक्त भी नाम दिया है। कुछ अलग सा है क्या यहाँ पे? कुछ भी अलग सा नहीं है, वही रेगुलर प्रोसेस है। बैलेंस शीट की जगह वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता था, लेकिन आज हम लोगों को क्या बनानी है? तो आज हम लोगों को बनानी है बैलेंस शीट, और हम लोग बनाएंगे एकदम सिस्टमैटिकली। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया गया है। ट्रायल बैलेंस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के वक्त था, वैसा ही आज यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है। तो ये रहा आप लोगों के सामने ट्रायल बैलेंस। देखो 5, 10, 15 मिनट हम लोग पहले प्रॉब्लम ही पढ़ेंगे। एक बार प्रॉब्लम पढ़ने के बाद दिमाग के अंदर तय हो गया ना कि हमें क्या कहाँ पे लिखना है, बस खत्म है। टोटल मतलब शेड्यूल क्लोज करते जाओ और प्रॉब्लम टैली करते जाओ। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो प्रीमाइसेस, अगर स्टार्टिंग वाले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो प्रीमाइसेस कौन से शेड्यूल में आएगा? 1 से 12। आप लोगों को 1 to 12 के अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये कहाँ पे चला जाएगा। और ये 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप लोगों को रिकॉल होते जाएगा। प्रीमाइसेस आएगा शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड असेट्स। प्रीमाइसेस का मतलब फिक्स्ड असेट्स के अंदर जाएगा। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 7। ये कहाँ पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 7। तो आप लोगों को 2-3 बार वो स्टार्टिंग वाले वीडियो देखने होंगे, तब जाके नाम्स आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 7। कौन सा? ये मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। फर्नीचर, नेक्स्ट वाला फर्नीचर चला जाएगा शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड असेट्स। फर्नीचर का मतलब फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद नॉन बैंकिंग असेट्स, वो असेट जो फिक्स्ड असेट नहीं है, वो असेट्स जो फिक्स्ड असेट्स नहीं है। तो जो असेट्स फिक्स्ड असेट्स नहीं होती वो क्या होती है? नॉन बैंकिंग असेट या तो अदर असेट। और अदर असेट चले जाएंगे शेड्यूल नंबर 11।
उसके बाद कैश इन हैंड आपका शेड्यूल नंबर 6 ही है, कैश इन हैंड। तो ये रहा शेड्यूल नंबर 6, कैश इन हैंड। ये पूरी साइड डेबिट दी गई है और उधर की साइड वाली क्रेडिट दी गई है, तो ये सभी डेबिट वाले नाम होंगे। ओके, तो ये सभी एसेट साइड से रिलेटेड होंगे, मतलब शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 10 तक की जर्नी होगी ये, शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 10 तक। यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में ताकि और आप लोगों को समझ में आए। 6 to 11 6 to 11 तक का ये सफर होगा। और इधर का जो क्रेडिट साइड वाला सफर होगा ना, वो होगा शेड्यूल नंबर 1 to 5 ये सिर्फ समझने के लिए। ओके, ये सिर्फ आप लोगों को ताकि और सिंपल बनाते जाए, जितना ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश हो उतना अच्छा आप लोगों को रिकॉल होगा। ओके, नेक्स्ट कैश विथ एसबीआई। कैश विथ एसबीआई का मतलब क्या है? तो आरबीआई छोड़कर जो बैंक आएगी ना, वो आएगी कैश अदर बैंक। आरबीआई छोड़कर जो अदर बैंक आती है वो आएगी अदर बैंक्स। तो कैश विथ एसबीआई चला जाएगा शेड्यूल नंबर 7। कैश विथ आरबीआई होगा तो शेड्यूल नंबर 6। कैश विथ आरबीआई होगा तो शेड्यूल नंबर 6। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। देखो नेक्स्ट शेड्यूल आया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नाम में लिखा है, आप लोगों का टाइटल ही है शेड्यूल नंबर 8। इन्वेस्टमेंट आप लोगों का शेड्यूल नंबर 8। उसके बाद लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट शेड्यूल नंबर 9। लोन बैंक की सबसे बड़ी असेट्स, बैंक का सबसे बड़ा दोस्त, लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आएगा नेक्स्ट बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ऐसा नाम दिया जाता है, तो ए भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। तो ये थे डेबिट साइड वाले पूरे नाम। प्रीमाइसेस शेड्यूल नंबर 10, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7, फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10। नॉन बैंकिंग असेट मतलब वो बातें जो बैंक ने फोरफिट जब्त कर लाई हुई होती है। नॉन बैंकिंग असेट जैसे कार्स वगैरह होते हैं, हम लोग लोन लेते हैं जिसके अगेंस्ट, और बाद में हम लोग प्रीमियम दे नहीं पाते। होम लोन लिया, बाद में ना प्रीमियम किया, तो बैंक वो प्रॉपर्टी क्या करेगी? जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। ओके, तो ये वो सभी बातें वहां पे आएगी। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, बैलेंस विथ एसबीआई शेड्यूल नंबर 7, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, लोन्स, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट शेड्यूल नंबर 9, बिल्स डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9। तो एक बार ये डेबिट साइड वाली बातें तय होने के बाद आप लोगों को जाना है क्रेडिट साइड पढ़ने के लिए। शेयर प्रीमियम कहाँ चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 2। शेयर प्रीमियम शेड्यूल नंबर 2, ये याद करना है, थोड़ा इसको अंडरलाइन करता हूं मैं रेड। शेयर प्रीमियम शेड्यूल नंबर 2, 1 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल आप लोगों का फर्स्ट शेड्यूल ही है कैपिटल, तो शेयर कैपिटल चला जाएगा 1 नंबर फर्स्ट। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिस भी शब्द के आगे पीछे रिजर्व वर्ड होगा वो सीधा डायरेक्टली चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2, स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2। उसके बाद बोरोविंग फ्रॉम केकेआर बैंक, आईपीएल की टीम ही बनाई है यहाँ पे, बोरोविंग फ्रॉम केकेआर बैंक्स। तो केकेआर बैंक की तरफ से बोरोविंग करने के बाद बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो बोरोविंग ये वर्ड तो दिखता है, तो आप लोगों का 4 नंबर का शेड्यूल ये बोरोविंग। अभी नेक्स्ट अनक्लेम्ड डिविडेंड, अगर ये आएगा शेड्यूल नंबर 5, अनक्लेम्ड डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5। 1 to 5 के अंदर ही आइडेंटिफाई करना है, कितना सिंपल बना के दिया देखो, 1 to 5 के अंदर ही आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। डिपॉजिट्स आपका शेड्यूल नंबर 3, प्रोविडेंट फंड आप लोगों का शेड्यूल नंबर 5, बराबर है ना। प्रोविजन, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस इसके अंदर आएगा। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, ये होगा आपका वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में आप लोगों को बोला गया था कि ये प्रॉब्लम के अंदर दिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो ये आप लोगों को कहाँ पे देना है? वर्किंग नोट में। ये देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाई है, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, यहाँ से आप लोगों की जर्नी शुरुआत हो जाएगी। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 50% वर्किंग नोट बोला जाएगा इसको वर्किंग नोट कितनी है? ये 50%। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,38,000 आप लोगों को ट्रांसफर करने हैं आपके वर्किंग नोट के अंदर। अभी उसके बाद नीचे क्या दिया है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/2007, और हमारी बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2008, मतलब ये प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है उन्होंने। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये लास्ट ईयर का। तो ये फॉर्मेट जो होगा ना आपका ये वर्किंग नोट वाला, तो उसी फॉर्मेट के अंदर हम लोग सबसे आखिरी में लास्ट ईयर का बैलेंस क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे। 1,12,000 रुपए, देखो यहाँ पे 1,12,000 और यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किए 1,12,000।
तो ये तो दो बातें ट्रायल बैलेंस वाली एज इट इज आप लोगों को फॉर्मेट में उस सीक्वेंस में लिखनी है, बराबर है ना, फॉर्मेट के अंदर उस सीक्वेंस में आप लोगों को सिर्फ लिखते जाना है। तो ये तो तय हो गया कि हमारे वर्किंग नोट के लिए जो चाहिए वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाता है। लास्ट ईयर का दिया होगा तो लेना है, ना दिया होगा तो नहीं लेना है, बराबर है क्या। तो ये दो समझ में आया आप लोगों को। चलो इसके लिए कुछ नंबर आएंगे क्या, नहीं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, वर्किंग नोट के वहाँ पे। और सबसे आखिर में ड्राफ्ट्स पेएबल, बिल्स पेएबल चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। फिर से एक बार, शेयर प्रीमियम कहाँ पे है, शेड्यूल नंबर 2, शेयर कैपिटल 1, स्टैट्यूटरी रिजर्व 2, बोरोविंग 4, अनक्लेम्ड डिविडेंड 5, डिपॉजिट 3, प्रोविडेंट फंड 5, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से हमारी वर्किंग नोट की शुरुआत होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी वर्किंग नोट का पार्ट है, उसी वर्किंग नोट का हिस्सा है वो। उसके बाद ड्राफ्ट पेएबल शेड्यूल नंबर 5। तो ऐसे ट्रायल बैलेंस को आप लोगों को पेन पेंसिल लेकर वहां पे नंबर्स लिखने होंगे। हो गया, ये समझ में आया। चलो अभी आगे जाएंगे हम लोग। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, एडजस्टमेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर ही बहुत सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने कवर किए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम होंगे ना उसके अंदर 2, 3, 4 ही एडजस्टमेंट आएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर ही हम लोग टारगेट बड़ा रखेंगे, ताकि आप लोगों को बाद में डर ना लगे। थर्ड फोर्थ के बाद तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आज मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप लोग समझने की कोशिश करो। आज के प्रॉब्लम में 80%, 70%, कुछ स्टूडेंट्स को 50% तक ही समझ में आएगा, तो डरो मत। अगले प्रॉब्लम में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और समझ में आएगा। जो बातें समझ में नहीं आती तो आप लोगों को बिंदास पूछना है कि सर यहाँ पे मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, यहाँ पे आप लोग फिर से बोलो। कल हम लोग उसके ऊपर मैक्सिमम हम बातचीत करेंगे, ओके। लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बोल सकते हैं, ओके। चलो अभी हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट का डायरेक्टली रिलेशन होता है वर्किंग नोट के साथ। एडजस्टमेंट का रिलेशन मैक्सिमम किसके साथ होता है, वर्किंग नोट के साथ। तो वर्किंग नोट जो बनाई गई है, वर्किंग नोट और ये एडजस्टमेंट आप लोगों को अगर समझ में आ गए, आप लोग अगर सिस्टमेटिकल एडजस्टमेंट अगर आप लोगों ने कवर कर लिए, तो प्रॉब्लम आपका लाइबिलिटीज के साथ असेट साइड मैच होकर टैली होगा ही। तो देखो यहाँ पे, प्रोवाइड ₹10,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्थ। 10,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेप्थ का। कल के वीडियो में भी बोला था, लेस होने वाली 3 बातें, कौन सी 3-4 बातें। एक, डाउटफुल डेप्थ आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट आता है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड आता है। तो इन 3-4 में से 2-3 एडजस्टमेंट तो 100% होती है। तो ये देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पे 2 इफेक्ट होंगे। एडजस्टमेंट मतलब आप लोगों को कितने इफेक्ट करने हैं यहाँ पे, 2 इफेक्ट्स, क्योंकि हम लोगों ने साथ में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। तो एडजस्टमेंट के यहाँ पे कितने होंगे, 2 इफेक्ट्स। तो फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों का माइनस होगा यहाँ से, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10,000। तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा माइनस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10,000। यहाँ पे लिखे क्या ब्रैकेट में, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा आप लोगों का, तो फर्स्ट आएगा P&L, बराबर है। फर्स्ट कहाँ पे आएगा, P&L अकाउंट। और सेकेंड कहां पे आएगा, सेकेंड आएगा शेड्यूल नंबर 9 से आप लोगों को माइनस करना है, शेड्यूल नंबर 9 से। तो फर्स्ट इफेक्ट आप लोगों का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बराबर है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10,000, ये आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 9 पे हम लोग अभी जाएंगे। चलो डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 9, ये देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यहां से आप लोगों को माइनस करना है, ओके। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होंगे, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस, सेकंड शेड्यूल नंबर 9 से माइनस। क्योंकि किसी कस्टमर को लोन दिया था हम लोगों ने, इसका मतलब एक्चुअली समझ लो आप लोग, तो XYZ कस्टमर को लोन दिया था, तो वो लोन उसने अभी डुबाया है, वो दिया नहीं है, तो लोन से वो अमाउंट माइनस हो गई, बराबर है। लोन से वो अमाउंट कम हो गई, तो ये बात है, लोन के अंदर से हम लोग माइनस करेंगे और उसकी वजह से हम लोगों का प्रॉफिट भी कम हो गया, ओके। तो ये बातें आप लोगों को सिस्टमेटिकली हर दिन आएगी। यहाँ पे 10 के बजाय 20 आएगा, 20 के बजाय 30 आएगा, 30 के बजाय 40 आएगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी, इफेक्ट तो वही रहेगा। चलो फिर से बोलो एक बार, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया होगा तो इफेक्ट 2 कौन से होंगे, फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस करना है, और सेकंड शेड्यूल नंबर 9 से लेस करना है, भूलोगे नहीं। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस, सेकंड शेड्यूल नंबर 9 से लेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
बिल्स फॉर कलेक्शन कुछ भी नहीं है, कॉपी कर लो, यहाँ से उठा लो, आपका जो फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट वाला, जाके सीधा सबसे आखिरी में देखो बिल्स फॉर कलेक्शन यहाँ पे लिखना है, बस। कोई इसका और प्रॉब्लम का कोई रिलेशन नहीं, जस्ट एडजस्टमेंट बोलकर ये एडजस्टमेंट दी गई है। बिल्स फॉर कलेक्शन डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, तो बिल्स फॉर कलेक्शन आप लोगों के फॉर्मेट के नीचे सबसे आखिरी में आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट इज ओवर, ये कहाँ पे लिखना है, ये लिखना है आप लोगों को फॉर्मेट के अंदर, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर लिखना है, बराबर है, सबसे आखिरी में। टू एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेब्ट, ये तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, बराबर है, तो ये चली जाएगी शेड्यूल नंबर 12। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का वो शेड्यूल वाला वीडियो देखो आप लोग, उसमें 5-6 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, तो हर एक प्रॉब्लम के अंदर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आती है। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आएगा शेड्यूल नंबर 12 के अंदर, तो ये 52,000 आप लोगों को कहाँ पे लिखने हैं, शेड्यूल नंबर 12, यहाँ पे लिखूँ क्या ब्रैकेट के अंदर, जगह है क्या वहाँ पे, शेड्यूल नंबर, ओके चलो यहाँ पे लिखते हैं शेड्यूल नंबर 12, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 12। अभी इसके दो इफेक्ट हो गए क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सिंगल है, बराबर है ना, मतलब उसका और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रिलेशन नहीं, ये रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये सिंगल वाले बिल्स फॉर कलेक्शन की दो इफेक्ट होंगे क्या, इसके भी दो नहीं होंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट के नीचे लिखने वाली बातें, तो सिंगल इफेक्ट, इसका इफेक्ट कितना होगा, सिंगल, यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल इफेक्ट, ओके। और ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का भी इफेक्ट कितना होगा, सिंगल, ओके, ये सिंगल, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो डिवेल इफेक्ट वाली ये एडजस्टमेंट है, सिंगल इफेक्ट वाले ये एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, प्रोवाइड ₹1,500 फॉर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, तो ये आएंगे 2 इफेक्ट्स, ये प्रैक्टिस से आएगा, डरो मत, प्रैक्टिस जितनी बार करोगे ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। 2 इफेक्ट्स, फर्स्ट कहाँ से है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड है, देखो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड हम लोगों ने यहाँ से माइनस किया है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस होगा। पहले बैड डेब्ट माइनस किया था, अभी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड माइनस किया, तो फर्स्ट इफेक्ट आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, कहाँ से, पी एंड एल अकाउंट से माइनस करना है। फर्स्ट इफेक्ट आप लोग कहाँ से माइनस करना है, पे एंड एल अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट आप लोगों को कहाँ पे देना है, शेड्यूल नंबर 5, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट होगा वो होगा शेड्यूल नंबर 5। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड इफेक्ट कहाँ से, शेड्यूल नंबर 5। तो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर चले हम लोग अभी, चलिए शेड्यूल नंबर 5, ये देखिए शेड्यूल नंबर 5 के अंदर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये आएगा एडजस्टमेंट के वहाँ से, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 5, ओके। तो ये थी एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसके होंगे 2 इफेक्ट्स, फर्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस, और सेकेंड होगा शेड्यूल नंबर 5 के वहाँ पे जाके सीधा लिखना है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी 2 इफेक्ट वाली एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी 2 इफेक्ट्स वाली एडजस्टमेंट है। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लोगों को लेस करना है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लेस किया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,500, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,500, और सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5, वहीं पे सेम शेड्यूल नंबर 5 पे जाके लिखना है। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट शेड्यूल नंबर 5, बस खत्म हो गया, वही है। तो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने लिखा है क्या, चलिए एक बार जाके चेक करते हैं हम लोग, शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 5, ये देखो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स सबसे आखिरी में लिखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वहां पे लिखूं क्या, एडजस्टमेंट बोलकर, एडजस्टमेंट, ओके। तो ये सबसे आखिरी में 10,500, ये तो सिंपल है, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आसान लगने लगेगा, ओके। तो प्रोविजन फॉर इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन खत्म हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 5। उसके बाद स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, स्टैम्प्स ऑफ ₹160 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹700 वॉज इन हैंड ऑन 31 मार्च 2008। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे लिए, ये तो क्या है हमारे लिए, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों के लिए होगा असेट्स, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ये जो लॉसेस थे हमारे, बैड डेब्ट क्या है बोलो मुझे, लॉस है, बराबर है। ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये एडवांस का इनकम, एडवांस का कैश है वहाँ पे, तो वो माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, तो हम लोगों के लिए इनडायरेक्टली लॉस ही है, बराबर है।
अभी स्टैम्प्स आप लोगों का आखिरी मतलब एकेडमिक ईयर पूरा हो गया है बैंक का, और बैंक का एकेडमिक ईयर पूरा होने के बाद समझ में आया कि स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी का 700 एंड 160 का बैलेंस अभी भी अवेलेबल है, तो हम लोग वो नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं ना। स्टैम्प्स स्टेशनरी का मतलब समझो कुछ पेन पेंसिल इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल है बिजनेस के अंदर। जैसे आप लोग समझो 12th के अंदर थे, बराबर है, तो आप लोगों को कुछ नोटबुक समझो 12th के अंदर आप लोगों ने 12th के अंदर 10 नोटबुक लिए थे, उसमें से 8 ही इस्तेमाल हो चुकी है। तो अभी आप लोगों के पास 2 नोटबुक अवेलेबल है, तो आप लोग जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो वो 2 इस्तेमाल करोगे ना, कैरी फॉरवर्ड करोगे ना अगले साल। तो उसी प्रकार है ये, उसी टाइप है ये। तो स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी का जो भी स्टॉक था ना, तो वो बैंक ने अगले साल के लिए यूज किया। तो बैंक के लिए ये, इसके वजह से बैंक का नुकसान होगा या फायदा होगा? तो बैंक का डेफिनेटली फायदा ही होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऐड करेंगे। और इसके भी कितने इफेक्ट्स होंगे? इसके भी होंगे 2 इफेक्ट्स। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये बातें ऐड करेंगे। ये देखो यहाँ पे ऐड 860 रुपीज हम लोगों ने ऐड किया है। 860 रुपीज हम लोगों ने क्या किया है, वहां पे ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमारा वो स्टॉक मतलब हमारे लिए क्या है, वो असेट्स है। तो 860 रुपीज हम लोगों ने क्या किया है, प्लस किया है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई आप लोगों को, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। ये इसके 2 इफेक्ट कहाँ पे? फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस ऐड करना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा आप लोगों के लिए असेट होगी तो शेड्यूल नंबर 11। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? शेड्यूल नंबर 11। तो ये थी एडजस्टमेंट नंबर 6। और सबसे सिंपल रेगुलर आने वाली एडजस्टमेंट नंबर 7, एथोराइज्ड कैपिटल 7500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और इश्यूड कैपिटल 6000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कुछ भी नहीं है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आ जाओ। ये देखो शेड्यूल नंबर 1 आप लोगों का, एथोराइज्ड कैपिटल 7500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 7,50,000। डबल अंडरलाइन करना है, ड्यूअल अंडरलाइन करना है, ताकि ये टोटल में नीचे नहीं आएगा, ये बात याद करना है, इसलिए वहां पे रेड कर लिखा है। तो एथोराइज्ड कैपिटल 7500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 7,50,000 के नीचे क्या आएगी, ये ड्यूअल अंडरलाइन। और इश्यूड कैपिटल 6000 शेयर्स ऑफ ₹6 लाख, और ये 6 लाख लेकर हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होगा, टैली होगा। ओके, तो ये सिंपल एडजस्टमेंट है। एथोराइज्ड डबल अंडरलाइन करके लिखना है और इश्यूड कैपिटल आप लोगों को नीचे लिखना है। तो ये थे हमारे 7 एडजस्टमेंट। चलिए जस्ट रिकैप। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कहां पे आएगा? फर्स्ट लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड शेड्यूल नंबर 9 से माइनस करना है। बिल्स फॉर कलेक्शन कहां पे लिखोगे? फॉर्मेट के नीचे लिखना है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के नीचे लिखना है। देन नंबर 3 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कहां पे? शेड्यूल नंबर 12, सिंगल इफेक्ट। प्रोविजन फॉर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करना है, शेड्यूल नंबर 5 के अंदर लिखना है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स शेड्यूल नंबर 5 के अंदर जाके लिखना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करना है। स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ये तो हमारे लिए असेट है, क्योंकि एकेडमिक ईयर खत्म हो गया, कुछ स्टॉक बचा था, तो अगले साल वो हमारे लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल वो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारे लिए होगी वो क्लोजिंग स्टॉक। और एथोराइज्ड कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जाके लिखना है, ये कहाँ पे आएगा? शेड्यूल नंबर 1। तो ये थे आप लोगों के 1 to 7 एडजस्टमेंट। अभी नेक्स्ट, अभी ये वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे हम लोग, समझा के देता हूँ, आप लोग सुनो। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था 1,38,000, उसमें से 1 to 3 बातें माइनस हो गई, बैड डेट, डिस्काउंटेड, टैक्सेशन 10,000, 1,500, 10,500। तो जो बैलेंस बचा ना, ये 3 एडजस्टमेंट होने के बाद, ये 3 एडजस्टमेंट कवर करने के बाद जो बैलेंस हम लोगों के पास आया था, वो कितना बैलेंस आया था? 1,16,000। आप लोग कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर लेके आप लोग क्या करना है, 1,38,000 माइनस 10,000 माइनस 1,500 माइनस 10,500, तो टोटल आएगा 1,16,000। 1,16,000 के अंदर आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक जो है ना 860 रुपीज, वो प्लस करना है, क्योंकि जो स्टॉक हमारे लिए जो असेट होगी, लॉस होगा तो माइनस होगा और प्रॉफिट होगा तो हम लोगों का स्टॉक अमाउंट क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। तो आफ्टर एडजस्टमेंट, ये प्लस माइनस वाले एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोगों का प्रॉफिट कितना बन गया? 1,16,860, 1,16,860 रुपीज हम लोगों को क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, बराबर है। अभी जो अभी करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, उसमें से कंपल्सरी लेस करना है 20%, लेस 20%। ये 20% किसके ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किए है? तो ये कैलकुलेट किए है हम लोगों ने 1,16,860 के ऊपर कैलकुलेट किया है, बराबर है। तो अमाउंट आ गई 23,372 रुपीज,
ये आ गई हमारी 23,372 रुपीज। ओके, ये कहाँ पे चली जाएगी? ये चली जाएगी शेड्यूल नंबर सेकेंड। ट्रांसफर लिखा है ना, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वहां पे ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसके अंदर ये अमाउंट प्लस करनी है। ओके, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व, मतलब ये रिजर्व माइनस करने के बाद अभी 1,60,860 में से 23,372 चले गए, तो बैलेंस कितना बचेगा? 93,488 रुपीज, 93,488 रुपीज। उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है कंपलसरी। देखो ये प्रॉफिट था ना 1,12,000 रुपीज, 1,12,000, तो ये आप लोगों को क्या करना है? सबसे आखिरी में प्लस करना है, बराबर है 1,12,000। और ये दोनों का टोटल कौन सा? आफ्टर रिजर्व और ये लास्ट ईयर का, ये दोनों का टोटल मिला के 2,05,488 रुपीज, ये जो सम आएगा ना, ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर। ये कहाँ पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर। एकदम सिंपल है। सुनो एक बात, सबसे पहले क्या लिया? बिफोर एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लिया, उसके अंदर से हम लोगों ने कितनी बातें माइनस की? 3 बातें माइनस की। एक बैड डेब्ट्स, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये 3 माइनस करने के बाद कैलकुलेटर पे लेने के बाद आप लोगों को अमाउंट कितनी दिखेगी वहां पे? 1,16,000, 1,16,000 रुपए। फिर उसके बाद हम लोगों के पास जो स्टॉक बचा था वो हम लोगों ने प्लस किया 860 रुपीज, तो सम कितना बन गया? 1,16,860। तो प्लस माइनस एडजस्टमेंट होने के बाद आप लोगों को स्टैट्यूटरी रिजर्व जो होगा ना 20%, वो कैरी फॉरवर्ड करना है। कहाँ पे? शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वो एक बार माइनस हो गया तो जो अमाउंट बचेगी ना उसका टाइटल आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व, 93,488 रुपीज। तो ये होने के बाद आप लोगों को क्या करना है? उसके अंदर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया होगा, तो इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है, तो 1,12,000 रुपीज उसके अंदर क्या होंगे? प्लस होंगे। और ये दोनों का सम जो बनेगा 2,05,488 रुपीज, तो ये चला जाएगा बैलेंस शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर। ये देखो यहाँ पे शेड्यूल नंबर सेकेंड दिखाता हूँ आप लोगों को समझ में आए। देखो शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर 2,05,488 रुपीज, बराबर है क्या? 2,05,488 रुपीज। तो ये सबसे आखिरी में हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल दिया है बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस है, वो बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,488 रुपीज। और ये देखो ये एडिशन, यहाँ पे वो 20% आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे वो 20% अमाउंट आप लोगों को रिजर्व की लिखनी है। ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,20,000 दिया गया था, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? 23,372 प्लस करना है। और इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? 1,43,372 रुपीज, बराबर है। तो ये दोनों का सब मिला के आउटवर्ड कॉलम में आएगा। तो ये था आप लोगों का वर्किंग नोट वाला पार्ट्स। तो ये समझ में आया होगा, शायद नहीं भी आया होगा तो नोटबुक के अंदर आप लोग एज इट इज़ लिखने की कोशिश करो। आज एज इट इज़ लिखना है, जो बातें समझ में नहीं आती वो देखना है वीडियो के अंदर और लिखना है बस। कल के वीडियो के अंदर और डिटेल में ये समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अभी ये अगर हो गया ना तो लगभग आप लोगों का प्रॉब्लम खत्म हुआ होता है। बस आगे जाके फॉर्मेलिटी पार्ट है। आप लोगों को शेड्यूल के अंदर ऊपर जो नंबर, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखते थे 1 के इफेक्ट 1 के अंदर, सेकंड की इफेक्ट सेकंड के अंदर, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने इफेक्ट दिया है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल कवर हो गया, 6 लाख टोटल आ गई। शेड्यूल नंबर सेकंड देखो रिजर्व एंड सरप्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 20%, ये कहाँ से आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस से। दोनों का टोटल बन गया 1,43,372। शेयर प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में दिया गया था 1 लाख, वो हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया। और वहां पे जो वर्किंग नोट बनाया था, तो वर्किंग नोट का सबसे कंक्लूडिंग आंसर आएगा 2,05,488 बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन सब का टोटल बन गया 4,48,860। तो ये था आप लोगों का शेड्यूल नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल नंबर थर्ड, एकदम सिंपल, डिपॉजिट। एक ही नाम दिया था, डिपॉजिट के अंदर 12,50,000 टोटल ऑटोमेटिकली लेकर हम लोगों का ये 12,50,000 टैली हो गया। बोरोविंग्स एक ही नाम था ऊपर, बोरोविंग फ्रॉम KKR बैंक 2,55,000, तो अल्टीमेटली टोटल आएगी 2,55,000। ओके, ये भी सिंपल है। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये देखो ड्राफ्ट पेएबल शेड्यूल नंबर 5
ऊपर ट्रायल बैलेंस 5 नंबर लिखा था, वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये कहाँ से आ गया, तो ये आ गया एडजस्टमेंट के वहाँ से, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट के थ्रू, यहाँ पे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड आ गया। अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रायल बैलेंस, प्रोविडेंट फंड ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एडजस्टमेंट 10,500। तो ये 5 जो भी नाम दिए गए सबका टोटल आएगा 1,52,000 रुपीज़। तो ये सिस्टमैटिकली आप लोगों को, और ये शेड्यूल जो होता है ना मोस्टली एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है। ये जो शेड्यूल होता है कहाँ से रिलेटेड होता है, एडजस्टमेंट से। और शेड्यूल नंबर सेकेंड जो होगा ना, ये शेड्यूल नंबर सेकेंड, तो इसका रिलेशन मोस्टली वर्किंग नोट के साथ होता है, वर्किंग नोट के साथ होता है। इसका रिलेशन किसके साथ होगा, वर्किंग नोट के साथ। तो शेड्यूल नंबर 5 1,50,000। शेड्यूल नंबर 6 एकदम सिंपल, कैश विद आरबीआई 1 लाख, कैश इन हैंड 3 लाख, तो टोटल कितना बना 4 लाख। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विद अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी सिंपल है। बैलेंस विथ एसबीआई, आरबीआई छोड़कर जो बैंक आएगी ना वो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर चली जाएगी। कैश विथ एसबीआई 2,50,000, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 2,15,000। दोनों का टोटल कितना बनेगा वो आप लोगों को वहाँ पे हम लोग 4,65,000। तो दोनों का सम कितना आएगा 4,65,000। 6 हो गया, 7 हो गया। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, सिंगल नाम दिया है ऊपर 3,50,000, 3,50,000 ये होगा शेड्यूल क्लोज। इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना 3,50,000। शेड्यूल नंबर 9 बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 2 लाख रुपीज, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 2 लाख रुपीज। लोन दिया था लेकिन एक इंसान ने 10,000 रुपये डुबाए, तो टोटल लोन था 10,65,000 रुपीज का। टोटल लोन कितना दिया था हम लोगों ने 10,65,000 का, उसमें से एक इंसान ने 10,000 रुपये डुबाए, तो हाथ में कैश कितने आ गए वापिस 10,55,000। तो अल्टीमेटली आउटवर्ड कॉलम में आ गए 10,55,000, तो फाइनल कितना बना ये 2 लाख प्लस 10,55,000, तो 12,55,000 हम लोगों को क्या बन गया अल्टीमेटली, ये शेड्यूल नंबर 9 का टोटल बन गया। फिक्स्ड एसेट सिंपल है, प्रीमाइसेस 185, फर्नीचर 30, तो दोनों का सम बनेगा 2,15,000। तो फिक्स्ड एसेट की टोटल कितनी 2,15,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 11 दो ही बातें, नॉन बैंकिंग असेट 20,000, नॉन बैंकिंग असेट 20,000। और ये देखो स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, यहाँ कहाँ से आ गया, ये भी आ गया एडजस्टमेंट के वहाँ से आ गया। ओके, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी एडजस्टमेंट हम लोगों की थी ना जो 4-5 नंबर वाली, तो वो एडजस्टमेंट का ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, तो हमारे लिए असेट। तो 20,000 प्लस 860, 28,860। तो बस ऐसे आप लोगों को शेड्यूल, सॉरी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वाला 52,000, ये आखिरी वाला ये एडजस्टमेंट है ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ये आप लोगों का 52,000। तो 1 से लेकर आप लोगों को शेड्यूल नंबर 12 तक सिस्टमैटिकली ट्रायल बैलेंस वाले नंबर लिखते जाना है। ओके, ट्रायल बैलेंस वाले नंबर लिखते जाना है। अभी ये जो फाइनल टोटल होगी ना सबकी, जैसे हम लोग शेड्यूल क्लोज होने के बाद हमारी प्रोसेस क्या होती है, शेड्यूल क्लोज होने के बाद हम लोग जाते हैं हमारे ये मेन फॉर्मेट के वहाँ पे, ये मेन फॉर्मेट के वहाँ पे द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए, बैलेंस शीट ऑफ आरसीसी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। ओके, ये ऊपर वाली बातें। अभी कंक्लूजन में है हम लोग, अभी 5-10 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म होगा। द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए, बैलेंस शीट ऑफ आरसीसी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। ओके, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज फॉर्मेट कैसे बनाना है ये पहले समझा रहा हूँ। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज शेड्यूल नंबर रुपीज। ओके, उसके बाद कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोविंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन 1 2 3 4 5, ये 5 शेड्यूल। और रुपीज कॉलम में 6 लाख, 1 की टोटल 6 लाख रुपीज, शेड्यूल नंबर 1 की टोटल 6 लाख। शेड्यूल नंबर 2 की टोटल 4,48,860। चलो एक बार चेक करते हैं, 4,48,000, देखो शेड्यूल नंबर 2 की टोटल 4,48,860। थर्ड की टोटल 12,50,000, थर्ड की टोटल यहाँ पे 12,50,000। फोर्थ की टोटल 2,55,000 और फिफ्थ की टोटल 1,52,000। चलो फिफ्थ की चेक करते हैं हम लोग, शेड्यूल नंबर 5 की टोटल ये देखो 1,52,000। तो ये 5 जो टोटल थी 1 to 5, तो ये 5 का टोटल कितना आएगा 27,05,860, 27,05,860।
ओके, तो ये हमारी हो गई लाइबिलिटी साइड वाली टोटल। अभी ये टोटल अगर असेट साइड आती है तो हम लोगों का प्रॉब्लम टैली होगा। ये देखो नीचे यहाँ पे असेट साइड 27,560 तो ये हमारा प्रॉब्लम इस तरह से हम लोगों को टैली करना होता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, असेट साइड देखो अभी शेड्यूल नंबर 6 की टोटल 4 लाख बराबर है, शेड्यूल नंबर 7 की टोटल 4,65,000 बराबर है, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट 3,50,000। आप लोग नीचे वाले शेड्यूल होंगे तो वो देख लो, वही टोटल है यहाँ पे 3,50,000। शेड्यूल नंबर 9 की टोटल 12,55,000, शेड्यूल नंबर 10 की टोटल 2,15,000 और शेड्यूल नंबर 11 की टोटल 20,860। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो 5-6 नाम है ना, इनकी अगर टोटल करोगे तो वो टोटल वही आएगी जो आप लोगों की लाइबिलिटी की टोटल होती है। वो टोटल क्या होगी, वही आए उतनी आएगी जो आप लोगों की लाइबिलिटी की टोटल होगी। बराबर आ रहा है, तो ये आप लोगों की एज इट इज टोटल होनी चाहिए। ये दोनों की ये टोटल आप लोगों की एज इट इज होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों का प्रॉब्लम टैली होगा। 27,05,860, 27,05,860 और ये टैली होने के बाद कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बॉटम लाइन में लिखना है 52,000, बिल्स फॉर कलेक्शन लिखना है 1,05,000। ये दोनों का प्रॉब्लम टैली होने के साथ कोई रिलेशन होता नहीं है। तो ये था आप लोगों का बैलेंस शीट वाला पार्ट्स। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लगेगा। 2-3 प्रॉब्लम होने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली ये समझ में आएगा। तो ये आज ये 2-3 बार, जितनी बार आप लोगों को समय मिले उतनी बार आप लोग वीडियो देखने की कोशिश करो। सिर्फ देखो मत, फर्स्टली आप लोग वीडियो देखो, सेकंड वीडियो देखते वक्त आप लोग नोटबुक के अंदर ये सब ड्राफ्टिंग कर लो। ड्राफ्टिंग करके आप लोगों को कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना है, तब जाके इसका सॉल्यूशन बनेगा। अदरवाइज आप लोगों को क्या लगेगा, बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये करना होगा। डरो मत, भरोसा रखो। 2-3 प्रॉब्लम होने के बाद आप लोगों को ये डेफिनेटली आएगा ही। पॉजिटिव माइंड बनाना है, जितना ग्रास्प कर सकते हो ना उतना ग्रास्प करने की, समझ में लेने की कोशिश करो। भरोसा रखो, अगले 1-2 प्रॉब्लम के बाद ये सब रेगुलर लगने लगेगा। हर साल, एवरी ईयर जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना इस चैप्टर की, तो स्टार्टिंग के डेज में ऐसा ही डर होता है, लेकिन आखिरी जब ये टॉपिक कंक्लूड होता है ना, तो बच्चों का सबसे फेवरेट यही टॉपिक होता है। ओके, तो प्रोसेस समझ में आ गई। पहले प्रॉब्लम पढ़ना है, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़नी है, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आप लोगों को वर्किंग नोट बनानी है। पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसके बाद 1 से लेकर 12 वाले शेड्यूल्स आएंगे। 1 से 5 लाइबिलिटी के होंगे, 6 से 11 असेट्स के होंगे और आखिरी वाले कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और बिल्स फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल होता नहीं। तो 1 से लेकर 12 तक के शेड्यूल आप लोग बनाओगे। तो ठीक है, चलो अभी कंक्लूड करेंगे हम लोग। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लो, आप लोगों को मैं उसका जवाब दे दूंगा। तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।